अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरियाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। EFL कप फुलहैम और टॉटनहम के दरमियान सख्त मुकाबला, कौन जीता पेनल्टी शूटआउट्स पर देखिए आज के प्रोग्राम में। लीड्स यूनाइटेड और शेफील्ड सिटी के दरमियान खेले जाने वाले मैच में लीड्स यूनाइटेड की पेनल्टी शूटआउट्स पर फतह। EFL कप बॉर्नमथ और स्वानसी के दरमियान खेले जाने वाले मैच में बॉर्नमथ की शानदार परफॉर्मेंस मैच अपने नाम कर लिया। क्रिस्टल पैलेस और प्लेमथ के दरमियान खेले जाने वाले मैच में क्रिस्टल पैलेस ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से मैच में फतह हासिल कर ली। लेस्टर सिटी और ट्रांसफॉर्मर रोवर्स के दरमियान खेले जाने वाले मैच में लेस्टर सिटी ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से मैच में फतह हासिल कर ली। ब्रेंटफोर्ड और न्यूपोर्ट काउंटी के दरमियान मैच में ब्रेंटफोर्ड की 0 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी। EFB कप वुल्व्स और ब्लैकपूल के दरमियान मैच में वुल्व्स की 0 के मुकाबले में 5 गोल्स की शानदार फतह। सऊदी प्रो लीग अल नसर और अल शबाब के दरमियान मैच में अल नसर की शानदार परफॉर्मेंसेज, रोनाल्डो की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से 0 के मुकाबले में 4 गोल से मैच में कामयाबी हासिल कर ली। सऊदी प्रो लीग रियाद महरज की शानदार परफॉर्मेंस, अल अहली की अल्ताई को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। सऊदी प्रो लीग करीम बेंजेमा की अल इत्तेहाद ने अल वाहिदा को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। नेमार की अल हिलाल ने स्टीवन जेरार्ड की अल इत्तेफाक को 2-0 से पछाड़ दिया। PFA अवार्ड में अर्लिंग हालैंड और बुकायो साका छा गए, अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। खवातीन PFA अवार्ड्स में रेचल डेली और लॉरेन जेम्स की धूम सोशल मीडिया पर वायरल। साला के ऐलान के बाद लिवरपूल के लिए एक और बड़ा धचका, कप्तान को क्यों हुआ भारी जुर्माना, देखिए आज के प्रोग्राम में। एरिक टेन हैग की मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक और बुरी खबर। इंटर मियामी में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले लियोनेल मेसी का शानदार गोल सोशल मीडिया पर चर्चे होने लगे। और जाने के पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से मुतल्लिक कुछ अहम हक़ाइक़। अगर आप में है टैलेंट तो आप अपने टैलेंट की वीडियो बनाइए और शोकेस करें अपने टैलेंट को हमारे साथ। हमें अपनी वीडियोस व्हाट्सएप कीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़ और लाखों यंगस्टर्स की करेंगे मदद मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाने में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में बात करेंगे EFL कप की। जी हाँ, इंग्लिश फुटबॉल कप के बारे में जिस टीम के हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है टॉटनहम वर्सेस फुलहैम, जिनका मैच हुआ है और ये मैच एक गोल से बराबर रहा। उसके बाद पेनल्टी शूटआउट्स पे फुलहैम ने ये मैच अपने नाम किया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की तरफ से और मैच में किसकी या कितनी गलतियां थी और कहां पे जो है वो वीकर साइड रही, इसके बारे में अफरीदी से जानेंगे। जी हाँ, 3 पॉइंट से फुलहैम ने ये जो है वो मार का सर अंजाम दिया है। अफरीदी नॉकआउट टूर्नामेंट होता है ये, और टॉटनहम हैरी केन के जाने के बाद आपको लगता है कि अब जो पहले थोड़ी बहुत उम्मीदें थी प्रीमियर लीग में भी और इस तरह के मैचेस में और इस तरह के कप्स में, वो भी अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। वैसे तो इन्होंने सीज़न काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था और हैरी केन भी लास्ट मोमेंट पे एंज पोस्टेकोग्लू के टैक्टिक्स से काफ़ी खुश थे और रहने का सोच रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना फैसला बदला। अभी अगर प्रीमियर लीग की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा खेल रही है टॉटनहम, और इवन अगर इनका आज मैच ना होता तो हम एज ए टीम इनको फीचर करते और इनको एनालाइज करते कि क्यों ये पोस्टेकोग्लू क्या ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं जो बाकी मैनेजर नहीं कर पाए, और साथ ही उनका EFL कप में इस तरह का परफॉर्मेंस आई। वैसे तो मैच में इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, बस ये कि पेनल्टी पे आउट हो गए। फुलहैम ने अभी रिसेंटली वीकेंड पे आर्सेनल को भी आर्सेनल के साथ आर्सेनल के होम ग्राउंड पे बराबर किया था मैच, और जाओ पालिना उधर भी हीरो रहे थे। फुलहैम तो जो है वो नज़र आ रही है इस दफ़ा कुछ बेहतर टीम नज़र आ रही है। हाँ, पिछली सीजन भी उन्होंने टॉप 10 में फिनिश किया था प्रीमियर लीग में, लेकिन इतनी मजबूत नहीं थी कि आर्सेनल जैसी टीम से बराबर कर ले, टॉटनहम से बराबर कर ले, जो कि इस दफ़ा परफॉर्मेंसेस उनकी नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, इंप्रूवमेंट आई है, इंप्रूवमेंट हर सीजन के साथ। अब पिछला सीजन भी बहुत अच्छा रहा था, मतलब अगर आप देख लें फुलहैम जब भी प्रमोट होके आती है तो अगले सीजन में रेलीगेट वापस हो जाती है, लेकिन पिछले सीजन में ना सिर्फ रेलीगेशन से खुद को बचाया बल्कि टॉप 10 में एंड किया, तो मार्को सिल्वा को इसमें क्रेडिट जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं दोनों टीम्स की तरफ से, कितने शॉट्स और कितनी पोजीशन रखा गया ये आप देख रहे हैं। 10 जो है वो टॉटनहम के पास शॉट्स है, 14 शॉट्स जो है वो यहाँ पर फुलहैम के पास है, 3 शॉट्स ऑन टारगेट फुलहैम के पास है, 3 टॉटनहम के पास है। शॉट्स पोजीशन आप देख रहे हैं 60% था टॉटनहम के पास, 40% था फुलहैम के पास। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, कॉर्नर्स 6 मिले हैं टॉटनहम को, 3 मिले हैं फुलहैम को, और इस तरह के गोल से बराबर हुआ। फिर पेनल्टी शूटआउट पे 5-3 से फुलहैम ने ये मैच अपने नाम किया है। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, और जिस तरह अफरीदी भी कहते थे, मार्को सिल्वा जो है उनकी बड़ी ज़बरदस्त जो है उन्होंने अचीवमेंट की है कि पिछले साल
टॉप 10 में फिनिश करवाया है, रेलीगेशन से बचाया और इस साल भी अभी तक बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है फुलहैम। अफरीदी, ये जो विन है कितना बूस्ट करेगी प्रीमियर लीग के लिए, कितनी इंपॉर्टेंट थी फुलहैम के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से थी कि टीम बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब टॉटनहम जो है वो काफ़ी बड़ी टीम है और पहले ही राउंड में, मतलब ये पहला राउंड था, वैसे तो एक अनफॉर्चुनेट अनफेयर था दोनों के लिए कि फुलहम को टॉटनहम मिल गए पहले ही राउंड में और टॉटनहम को फुलहम। दोनों प्रीमियर लीग क्लब्स है, यूजुअली आपको शुरू में जो है चैंपियनशिप क्लब्स या लीग 2 के क्लब्स आपको मिलते हैं, जैसे चेल्सी का विंबलडन के साथ अब मैच होगा। तो इस तरह का अगर आप इनिशियल 3-4 स्टेजेस से गुजर के क्वार्टर फाइनल में भी अगर आपको इतना टफ फिक्सचर मिल जाता है तो फिर भी बात बनती है, लेकिन इनको शुरुआत में ही पहले राउंड में ही टफ टीम मिल गई, तो एक प्रीमियर लीग टीम ने तो आउट होना ही था। अब फुलहैम के लिए एक अच्छी बात यह कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें आपको बस एक मैच जीतना है और आगे जाना है, और नॉकआउट टूर्नामेंट्स में थोड़ा बहुत लक का फैक्टर भी एड इन हो जाता है, तो ये टूर्नामेंट जीतने की सलाहियत भी रखती है। खास करके मार्को सिल्वा इनको अगर लड़ाएं तो ये जीत भी सकते हैं, जो कि इनकी हिस्ट्री में बहुत बड़ी विक्ट्री हो जाएगी। चलिए लेट्स सी। और टॉटनहम इस हार को लेके उनके कोच क्या कहते हैं? पोस्टकोग्लू इनके कोच हैं, जिस अफरीदी ने कहा कि हैरी केन ने काफ़ी तारीफ की है उनके स्ट्रैटेजीज़ की और काफ़ी इंप्रूव किया टॉटनहम। अफरीदी, क्या लगता है आपको टॉटनहम ये इस डिफीट से निकल आएगी और फोकस रख पाएगी प्रीमियर लीग में? अच्छा, अब इसको देखने के दो एंगल्स हैं। एक एंगल से अगर देखा जाए तो एक अच्छी बात है कि उनको एक एक्स्ट्रा मैच मिड वीक खेलने आगे जाके नहीं खेलना पड़ेगा, तो प्रीमियर लीग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और टीम को इस एक्स्ट्रा फिक्सचर से गुजरना नहीं पड़ेगा। दूसरा ये एक और एंगल है कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें, क्योंकि मोस्टली टीम्स जो हैं अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाती हैं जो बड़े क्लब्स हैं, तो इसमें जीतने के चांसेस जो हैं वो छोटे क्लब्स के लिए भी इक्वल होते हैं। तो इस टूर्नामेंट को जीत के वो जो एक ट्रॉफी लेस टॉटनहम है उसमें एक ट्रॉफी आ सकती थी, बेशक वो छोटी ट्रॉफी हो। जैसे एरिक टेन हैग ने पिछले सीजन ये टूर्नामेंट जीता था तो उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए बड़ी विक्ट्री है, एटलीस्ट उन्होंने एक ट्रॉफी तो जीती, वो जो एक सिफर है उसका नंबर तो इम्प्रूव। बिल्कुल जी हाँ, ये हो सकता था लेकिन अब नहीं हुआ टॉटनहम के लिए, और अब उनके पास एक ही चीज़ है और वो है कि टॉप 4 में या टॉप 5 में फिनिश करना। लेट्स सी प्रीमियर लीग में फिनिश कर पाएंगे या नहीं। जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो हैं जाओ पेलिनिया, और जाओ पेलिना बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही है। और यहाँ पर स्टैट्स पे भी एक नज़र डालते हैं कि इस मैच में कैसी परफॉर्मेंस थी उनकी और क्या उन्होंने अचीव किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर EFL कप में एक्यूरेट पासेस 87% थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो 2 थे और टचेस 66 थे, पासेस इनटू फाइनल 37 थे, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 100% थी, टैकल्स 100% थे, रिकवरीज 13 थी, इंटरसेप्शंस जो थी वो भी 3 थी और शानदार परफॉर्मेंस। आपको लगता है प्रीमियर लीग में भी कंटिन्यू करेंगे अपनी परफॉर्मेंसेस जाओ पेलिना? जी बिल्कुल, आर्सेनल के अगेंस्ट भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी और बुकायो साका मैन ऑफ द मैच बने थे क्योंकि उसने इनसे भी बेहतर परफॉर्म किया था, लेकिन अगर मैं फुलहम की तरफ से किसी को मैन ऑफ द मैच देता तो वो जाओ पेलिना होते। जी हाँ बिल्कुल, और इस तरह से ये EFL कप का मैच जो है वो फुलहम ने अपने नाम किया पेनल्टी शूट आउट्स पर। अब नेक्स्ट मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो मैच है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच इसलिए क्योंकि रोनाल्डो खेलते हैं इस टीम में और ये टीम का नाम है अल नसर। इनका मैच हुआ अल शबाब के साथ। रोनाल्डो अब जो है वो सबसे ज़्यादा वो क्या कहते हैं लीडिंग गोल स्कोरर हो गए हैं अभी तक सऊदी प्रो लीग में। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी हैं पिछले कुछ मैचेस में। 4-0 से ये मैच भी अपने नाम किया है अल नसर ने और रोनाल्डो के बारे में मजीद हम बात करेंगे, लेकिन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और रोनाल्डो अफरीदी दोबारा से लाइव मैच में आने शुरू हो गए हैं, जिस तरह की रिसेंट पास्ट में उन्होंने कुछ परफॉर्मेंसेस दी हैं अल नसर के लिए और अभी भी ब्रिलियंट। वो हेडर जो गोल कंसिडर नहीं हुआ था अभी भी देखें आप 38 साल में भी क्या लेवल है उनका खेलने का। जी बिल्कुल, और अभी पिछले मैच में भी 2 गोल्स किए थे, इस मैच में भी गोल्स कर दिए हैं, तो ये स्पेशली जो असिस्ट किया उन्होंने साडियो माने को, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि इस एज में आके भी इनका जो असिस्ट वाला जो, क्योंकि इनके ऊपर हमेशा क्रिटिसाइज होते हैं कि ये खुद गोल्स करते हैं और असिस्ट नहीं देते, तो पिछले मैच में भी देखें साडियो माने को जो इन्होंने अपने 2 गोल्स किए थे पिछले मैच में, उससे बेहतर उनकी असिस्ट थी साडियो माने के लिए। इस मैच में भी 2 गोल्स और 1 असिस्ट, तो 2 मैचेस में ऑलमोस्ट 6 कंट्रीब्यूशंस हो गई हैं। एग्जैक्टली, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस जारी हैं सऊदी प्रो लीग में और अल नसर और अल शबाब के दरमियान मैच 0 के मुकाबले में 4 गोल से शानदार परफॉर्मेंस के बाद अल नसर ने अपने नाम किया है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और हमारे साथ मौज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मौज थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। मौज फुटसॉल नेशनल कैंप का अख्ताम हो चुका है, थोड़ी सी तफसील बताएं क्या खबरें हैं इसके बारे में।
इंतज़ामी लिहाज से ये टूर्नामेंट बहुत शानदार रहा है। अच्छा, शायकीन ने और जिन लोगों ने शिरकत की है उन लोगों का फीडबैक हम शेयर भी कर चुके हैं और आप लोगों के सामने है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम जो भी टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं उनके मयार का अब एक वाज़े अंदाज़ा हमारे पास मौजूद है। अच्छा। और हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंतज़ामी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को दी जाती है तो किस मयार का टूर्नामेंट हो सकता है। यही लेकिन एक लैक भी था ना कि ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया इसको। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मैं अर्ज कर चुका था कि उस बारे में मैंने मुशाहिदा किया है और मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यही था कि उस स्केल पर उसको इतनी तवज्जो अभी नहीं दी जानी थी। अभी लेकिन आगे इसको बढ़ा रहे हैं फिर। जी हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि इसी मॉडल को जिस मॉडल के ऊपर इसका इजरा किया गया है इस टूर्नामेंट का, इसी को रेप्लिकेट करते हुए मुझे लगता है कि दूसरी पूरे पाकिस्तान में भी फुटसल के टूर्नामेंट्स होंगे और जो सेकंड डिवीज़न की लीग है और पाकिस्तान प्रीमियर लीग है उसमें भी इसी तरह के इंतजामात का मुजाहरा किया जाएगा। कौन जीता है फिर ये फुटसल नेशनल कप जो है? मर्दों में टीम 18 नाकाबिल शिकस्त रही है। हम अच्छा। उनका इंटरव्यू भी दिखा चुके हैं। उनके जो केयर टेकर हैं उन्होंने टूर्नामेंट के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया था। वो नाकाबिल शिकस्त रहे हैं, अनबीटन रहे हैं टूर्नामेंट में। फाइनल में उन्होंने सिल्वर सिटी को हराया है 3-0 से। ओके। और ख़वातीन के मुकाबलों में स्ट्राइकर्स को शिकस्त हुई है। स्मर्फ्स ने नेशनल कप जीत लिया है। ओके। और बड़ा शानदार मुकाबला रहा। जीतने वाली मर्दों की टीम को 300,000 दिए गए, ख़वातीन की टीम को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया। तो ओवरऑल इस टूर्नामेंट का एक बड़ा पॉजिटिव सा फीडबैक आया है और लोगों का इस बारे में रद्द अमल भी बहुत अच्छा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सैफ चैंपियन अंडर 16 के लिए जो है वो एनओसी मिल गया है और टीम जो है भूटान रवाना हो चुकी है। बताइए इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? A lot of drama once again। ओके। बहुत ज़्यादा एनओसी के ऊपर लफ्ज़ ही ऐसा है, मेरा ख्याल है कि जहाँ पे एनओसी आ जाता है व्यूअर्स वहाँ पे ड्रामा एक्सपेक्टेड होता है। फिर जी क्या और ड्रामा? तंजीम को तो इस मरतबा बारहा उन्होंने कहा है कि जी हमने कवायद जो परफॉर्मा इनको दिया हुआ था कवायद जमा करवाने का, उसको फॉलो नहीं किया गया। ये किसने कहा? ये स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से ये रिजर्वेशन थी। वही वो हो रहा है जो पहले हुआ था, मुझे लग रहा है वही। मुझे भी लग रहा है ये बिल्कुल उसी तरह का एक एपिसोड है जिसको दोहराया जा रहा है और मुझे लगा यही था। रात तक आप यकीन करें कि रात तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस कर दिया था कि विद अ हैवी हार्ट एवरीबॉडी इज गोइंग बैक टू देयर होम्स और अब प्रॉबेबली वो टूर्नामेंट में पार्ट नहीं ले सकेंगे। ये क्यों आ रहे हैं मसले? ये मैं यही तो जानना चाहता हूँ। ये स्पोर्ट्स बोर्ड को या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, क्या इनको समझ नहीं आ रही या अकल नहीं आ रही कि भाई पहले भी उन्होंने इसी चीज़ पे मसला बनाया था कि आपने वो जो है वो उनको लिख के नहीं दिया या आपने प्रॉपर तरीके से पहले इन्फॉर्म नहीं किया या आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। तो फेडरेशन को क्या है कि उनको पता था अंडर 16 का जाना है टीम ने, ये नेशनल मतलब खेलने के लिए जाएगी, तरबियती कैंप लगा हुआ है, उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, इतनी उनको अवेयरनेस है। लेकिन क्या उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि स्पोर्ट्स बोर्ड को हमने प्रोसीजर के थ्रू बताना भी है? ये क्यों मामला एंड पे क्या फ़ायदा होता अगर ना जाती टीम? वो तरबियती कैंप, वो सारी जो पेन थी, एक्सपेंस था, वो कहाँ जाता फिर? तो ये इनको कौन बताएगा कि आपने जो है वो प्रोसीजर फॉलो करना है? अगर और उस बारे में अगर वो राइट पे हैं तो आके फिर दिफा करें ना कि हमने दिया है, हमने ये किया है, स्पोर्ट्स बोर्ड हमारे साथ ये कर रहा है। ठीक है, वो भी कहीं से कुछ नहीं बताते और ना कोई बात आती है। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड ने, मैं आपकी बात के ऊपर मजीद थोड़ी सी मालूमात फराहम करना चाहूँगा क्योंकि एग्जैक्टली यही हुआ है और बिल्कुल इसी तरह का इंप्रेशन आया। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से इस बात के ऊपर उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि हमने पहले भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी को परफॉर्मा का और दस्तावेजात फराहम करने का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बता दिया हुआ था और वेल बिफोर टाइम बताया हुआ था। अगर प्रोटोकॉल उनकी जानिब से फॉलो नहीं हुआ या दस्तावेजात नामुकम्मल फराहम किए गए हैं तो वो भी हमने टाइमली इनको इन्फॉर्म कर दिया था। अब उस मामले को निपटाना उनकी जिम्मेदारी थी जिस पर उन्होंने थोड़ा सा स्लगिश सा रिस्पांस दिया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को। चंद्राहट है ना ये, मतलब आप अपनी मर्जी से जो है वो कर रहे हैं, आपको परवाह नहीं है कि वो, तो क्या फेडरेशन की तरफ से क्यों जवाब नहीं आ रहा कि भाई हमने क्यों कवायद पूरे नहीं किए, या क्या मसला था उनको? अच्छा, फेडरेशन डिपेंडेंट है खिलाड़ियों पर कवायद हासिल करने के लिए, तो वो बताते तो सही ना आगे कि भाई हमें खिलाड़ी नहीं दे रहे, बताते भी नहीं है, कुछ नहीं ऐड पे। द थिंग इज दैट बेसिकली कि वो जो खिलाड़ी हैं बेचारे, उनका क्या कसूर है? ये बात आप अपने घर छोड़ के आए हुए हैं और अपनी कैंप्स में आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके मुल्क के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हाँ हमारे में टैलेंट है, हमें खिलाइए, और वो पेश कर रहे हैं, आप उनको फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं।
एट दी एंड आपके अपने इश्यूज आ जाते हैं कि वो एनओसी जारी होगा नहीं होगा, अच्छा चले आप घर चले जाएं, अच्छा नहीं चले आ जाएं, आधी रात को एक दिन पहले आप बता देते हैं कि कल आपका मैच होगा जो है सिंगापुर में, उससे पहले एनओसी जारी नहीं होता, फिर आप एनओसी जारी कर देते हैं। मतलब ये तमाशा सा बनाया हुआ है ना, ये क्या है? ये बहुत दिल खराश वाक़या था और इसके ऊपर जो साबिक मुशीर हैं स्पोर्ट्स पे, खेलों की वज़ीर हैं, मुशीर हैं, उन शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा उनका नाम है, उनकी स्पेशल ट्वीट के ऊपर ये बताया भी गया है कि एनओसी जारी हो चुका है और टीम फ्लाई कर चुकी है रात को। लेकिन सुबह तक यही था, बल्कि आज दोपहर तक भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से यही पैगाम शाया किया गया था कि अब पाकिस्तान जो अंडर 16 की टीम है वो सैफ चैम्पियनशिप में पार्टेक नहीं ले रही। नहीं, क्या इसका सोल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? किस तरह से ये मामला, एक मेरा अलग 16 साल के बच्चे को भी पता होगा कि मामलात कैसे हैंडल करने हैं, जो हमारी फेडरेशन और नॉर्मलाइजेशन कमेटी हैंडल ही नहीं कर पा रही। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही ना क्या इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशंस की तरफ जाना है ना, हमने बेहतरी की तरफ जाना है ना, तो बेहतरी क्या हमें नज़र आई पिछले 2 महीने में? सेम एपिसोड रिपीट हो गया, ये बेहतरी हुई है? एम्बैरेसिंग है बहुत, इसमें कोई शक नहीं है कि ये शर्मिंदगी वाली बात है। पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन कमेटी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड दोनों की जानिब से अगर ऑर्गेनाइजेशनल सुप्रीमेसी के लिए भी आपस में कोई मुसाबकत की जंग चल रही है तो उससे साख ख़राब हो रही है। जो लोग जज्बाती तौर पर वाबस्ता हैं पाकिस्तान फुटबॉल से, या जो लोग भी अब इस पूरे मामले को ट्रेनिंग कैंप से लेके एबटाबाद से लाहौर आने तक उन बच्चों को देख रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे, उनकी तरबियत की निगरानी कर रहे थे, उन सब के जज्बात जितने मजरू हुए हैं, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। चलिए लेट्स सी, अब जो है वो भूटान रवाना हो गया। पहला मैच किसके अगेंस्ट खेल रही है? पहला हम मेज़बान के अगेंस्ट खेलेंगे ठीक है। और आई एम वेरी होपफुल कि बच्चों की जो तरबियत हुई है, जाने से पहले ये जो इमोशनल सा झटका लगा है, ये किस हद तक उनके दिमाग पर असरअंदाज होता है। मुझे तो लगता है उनकी पार्टिसिपेशन ही हो रही है, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर लिया। अब वो परफॉर्म ना भी करें तो जिस धचके से निकल के वो वहाँ तक पहुँचे हैं कि आप उनको लास्ट मोमेंट तक जो है वो उनके सर पे तलवार लटक रही है कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे। और उन बेचारों का कसूर ये है कि आगे जो आपके बड़े बड़े चौधरी बैठे हैं वो नहीं संभाल पा रहे, वो उनको समझ नहीं आ रही, वो कहते हैं कवायद नहीं पूरे और दूसरे कहते हैं कि हमें मिल नहीं रहे, और बताते भी किसी को कुछ नहीं है। एनीवेज नेक्स्ट जो है वो एक सैड एंडिंग है। मतलब आई डोंट नो कि क्या इसका होगा, कोई सीरियस है नहीं है। अभी तक तो 2 महीने से यही नज़र आ रहा है कि बस हर कोई अपनी अपनी कुर्सी बचाओ के चक्कर में लगा हुआ है। मुल्क की परवाह नहीं है, फुटबॉल की परवाह नहीं है, बच्चों के फ्यूचर की परवाह नहीं है। फेडरेशन को अपनी चीज़ों की पड़ी हुई है, बाकियों को अपनी चीज़ों की पड़ी हुई है। उम्मीद करते हैं कि मामलात बेहतर हों और हमें भी ये सारी चीज़ें बताते हुए कोई खुशी नहीं होती, दुख से बताते हैं कि ये इतनी इमेच्योर सी बातें हैं कि एनओसी जारी नहीं हो रहा, क्या वजह है और ये मामलात। बहरहाल हमारा काम है अब तक जो है वो ट्रुथ पहुँचाना और सच पहुंचाना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। राज नबी, जैसा कि आप जानते हैं कि जुबिलर प्रो लीग फास्ट स्पोर्ट्स पे भी आप देख चुके हैं और हम इसको लाइव ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं आपके सामने और आपके साथ। क्लब ब्रूज गैंग और बहुत ज़बरदस्त हमने कुछ टैलेंट भी देखे उसमें। राहत नबी जो हैं वो भी अब जुबिलर प्रो लीग ज्वाइन कर चुके हैं। आप बताइए इसके बारे में मजीद अपडेट्स। यहाँ ये 2nd डिवीज़न का क्लब है। अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, सीज़न का फ्रेश स्टार्ट है, उनके लिए कोई गेम नहीं हुई है अभी और रिसेंटली इन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब मुआहदे की जो शराइत व ज़वाबित हैं और जो मुआहदे का ड्यूरेशन है उस बारे में अभी कोई तफसील नहीं है। इनकी सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने उस क्लब के पेज के ज़रिए इन्होंने एक पैगाम जारी किया है क्लब के और अपने मद्दाहों के लिए कि नए माइलस्टोन अचीव करने के लिए आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड और वो विश हिम ऑल द बेस्ट। काफ़ी टैलेंट प्रोड्यूस किया है और वो बड़ा निखारती है टैलेंट को, तो ये अच्छा एक इजाफा है राहत का वहाँ पे जाना और वहाँ से कुछ सीखना। मतलब ज़्यादा अपने टैलेंट को वो इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मयार एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी फ़ुटबॉल लीग बहुत बेहतर है और अगर वो वहाँ से कुछ सीख कर पाकिस्तान में इंड्यूस करते हैं या पाकिस्तान की लीग में इंड्यूस करते हैं, खिलाड़ियों में, साथी खिलाड़ियों में करते हैं, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। विश यू बेस्ट ऑफ लक राहिस नबी और आप अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। नेक्स्ट हमारे पास क्या अपडेट है जी? और प्रोग्राम में अब नजर डालते हैं गोल्डन बूट लेटेस्ट में क्या चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड खबरों में। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो अर्लिंग हालैंड ने अपने नाम किया है। और जी हाँ, मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है अर्लिंग हालैंड ने। आफरीदी डिजर्व करते थे जी बिल्कुल, क्योंकि इनका जो कंपेटिटर्स थे वो केविन डी ब्रुयने इनके अपनी टीम का ही थे, मार्टिन ओडेगार्ड आर्सेनल के और बुकायो साका सबसे ज़्यादा नंबर्स। एक्चुअली में ये जो अवार्ड दिया जाता है PFA अवार्ड्स, इसमें मोस्टली प्रीमियर लीग को देखा जाता है क्योंकि इंग्लिश FA ही देती है। तो इन्होंने प्रीमियर लीग में तो रिकॉर्ड कायम कर दिया कि 35 मैचेस में 36 गोल्स, ऑल टाइम रिकॉर्ड 34 गोल्स था वो इन्होंने ब्रेक किया।
और अगर पूरा 38 मैच सीजन पूरा खेलते तो 3 मैच और अगर ऐड कर दे तो उसमें ये 40 गोल्स भी क्रॉस कर सकते थे। ओवरऑल पूरे सीजन में इन्होंने 52 गोल्स स्कोर किए। जी हाँ बिल्कुल। और एक और फेवरेट खिलाड़ी हैं हमारे और वो हैं बुकायो साका। बुकायो साका की हमने बहुत तारीफ की है, बहुत दफ़ा फीचर भी किया। आर्सेनल के जो खिलाड़ी हैं इनको मिला है यंग मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और बुकायो साका, जी हाँ, बुकायो साका को ये अवार्ड मिला है। और आपने उनकी बातें सुनी। आफरीदी अर्लिंग हालैंड भी यंग ही हैं, लगते नहीं हैं लेकिन यंग हैं और वो नॉमिनीज़ में भी थे। बुकायो साका जो है वो मेल प्लेयर ऑफ द ईयर की नॉमिनीज़ में भी थे। अच्छा, दोनों अवार्ड अर्लिंग हालैंड को क्यों नहीं मिले? और बुकायो साका जो है डिज़र्व कर रहे थे ये अवार्ड? वैसे अगर देखा जाए उन्होंने एक फेयर ट्रीटमेंट की है। अगर दोनों अवार्ड्स अर्लिंग हालैंड को मिलते तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था। उन्होंने वैसे तो यंग प्लेयर, दोनों जो प्लेयर थे दोनों अवार्ड्स में थे, मतलब प्लेयर ऑफ द सीज़न में बुकायो साका भी थे और यंग प्लेयर में अर्लिंग हालैंड भी थे। पिछला हमने देखा कि पिछले जो अवार्ड्स थे प्रीमियर लीग के इंडिविजुअल, उसमें सारे अर्लिंग हालैंड को मिल गए थे। तो इस बार इन्होंने पीएफए ने थोड़ा सा मतलब कहा कि चलो दोनों को खुश करते हैं, तो उन्होंने यंग प्लेयर बुकायो साका को मेरा हाल किया। उन्होंने बुकायो साका डिजर्व करते थे इस अवार्ड को, क्योंकि बुकायो साका ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और थ्रू आउट द टूर्नामेंट और अभी तक दे रहे हैं। अगर आप अर्लिंग हालैंड और बुकायो साका का कंपैरिजन करें तो चाहे उनके गोल ज़्यादा हैं अर्लिंग हालैंड के, लेकिन बुकायो साका जैसा गोल्स उनके शायद वो 4-5 ही हों जो बुकायो साका गोल्स करते हैं। जी बिल्कुल। और स्टैट्स बताता चलूँ कि 14 उन्होंने गोल्स किए थे, 14 गोल्स और 11 असिस्ट किए थे, जिसकी बदौलत उन्होंने ये यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मेल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड बुकायो साका ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट हम जो अवार्ड की बात करने जा रहे हैं वो है फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और ये अवार्ड मिला है यहाँ पर रेचल डेली को। बहुत ही शानदार प्लेयर हैं और एस्टन विला से आफरीदी इनका ताल्लुक है, क्या कहेंगे? डिज़र्व करती थी ये अवार्ड। यहाँ पर और भी बड़े बड़े नाम हैं अगर आप बात करें फीमेल्स की। जी बिल्कुल, जिसमें सैम कर का नाम सर फहरिस्त है और बहुत सारे लोगों को शायद हैरानगी भी होगी कि सैम कर जिसने चेल्सी को 4th कंसेक्यूटिव टाइटल जितवाया WSL का, उनको क्यों नहीं मिला। अगर थोड़ा सा इनके बारे में बताता चलूँ, ये एस्टन विला की हिस्ट्री में पहली बार फीमेल फुटबॉल हिस्ट्री में उन्होंने 5th पोजीशन पे एस्टन विला को फिनिश किया है, जो उनका हाईएस्ट रैंक है। और पूरी सीज़न में 22 गोल स्कोर किए। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में ये है कि ये मैंने ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे फुटबॉलर्स या इवन प्लेयर्स देखे हैं जो मल्टीपल पोजीशन पे खेल सकते हैं। ये इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में एज अ लेफ्ट बैक खेलती थी, एस्टन विला के लिए एज अ स्ट्राइकर खेलती है। तो आप इमेजिन करें, ये एज अ मिडफील्डर भी खेलती है, एज अ डिफेंडर भी खेलती है, एज अ स्ट्राइकर भी खेलती है। बेसिकली ये अवार्ड जो है वो उनके इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे उनको दिया गया है, और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहरहाल ये बेस्ट जो है वो फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो इन्होंने जीता है। अब हम बात करेंगे यंग फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन सी हुई हैं, और वो हैं चेल्सी की लॉरेन जेम्स। इनकी भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज रही हैं रिसेंट पास्ट में। यहाँ चेल्सी की लॉरेन जेम्स को ये अवार्ड मिला है। रीस जेम्स इनके भाई जो कि चेल्सी के लिए ही खेलते हैं मेल साइड पे। आफरीदी वो तो इतना इम्प्रेस नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने जो है वो यंग जो जीता है अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का, कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि वो उनको इंजरीज का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। हालांकि वो भी बहुत वर्ल्ड क्लास डिफेंडर हैं, अभी तो चेल्सी की कैप्टन भी बन गए हैं और इनकी पूरी फैमिली जो है वो चेल्सी के साथ ही एसोसिएटेड है। व्यूअर्स, इनके फादर भी चेल्सी के लिए खेल चुके हैं और ओवरऑल चेल्सी की कम्युनिटी के करीब। किस तरह से देखते हैं आप? हालांकि ये इतनी फिट नहीं लगती मतलब, लेकिन इनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, थोड़ी सी बल्की हैं, थोड़ी सी हैवी हैं, और दौड़ते हुए भी थोड़ा सा मुश्किल फील होती है, लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद आप इतने रिकॉर्ड्स और इतनी स्किल्स को जो है वो बेहतर करते हैं। इस वर्ल्ड कप में थोड़ी सी लग रही थी कि फिट लग रही थी, थोड़ा सा इन्होंने वेट कम किया था। जी बिल्कुल, और आप जब भी देखें, आप इवन वर्ल्ड कप का भी उठा के देख लें फुटेजेस, जब इनके पास बॉल आती थी तो ऐसा लगता था कि इंग्लैंड कुछ ना कुछ अब करेगी। तो एक डिफरेंस मेकर है, जो बहुत बड़ी एक चीज़ होती है एक प्लेयर के लिए कि वो डिफरेंस क्रिएट करता है, और इन्होंने चेल्सी की टीम में भी डिफरेंस क्रिएट किया। जी हाँ बिल्कुल, फीमेल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड लॉरेन जेम्स को मिला है। और अब हम नजर डालते हैं कुछ और खबरों पे। गोल्डन बूट लेटेस्ट में हमारे पास क्या है जी? पहली खबर दिखाइए। और ये आप देख रहे हैं, वर्जिल वैन डाइक हैज बीन चार्ज्ड फॉर allegedly acting in an improper manners after he was sent off in Liverpool's win at Newcastle। ये रेड कार्ड इनको मिला था और उसके बाद जो है अब इन पे जो है वो भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। जी बिल्कुल, रेड कार्ड के ऊपर आप ऑलरेडी 3 मैचेस का बैन लग जाता है इनके ऊपर, और अब एक्स्ट्रा फाइन भी लग गया है, क्योंकि ये जब रेड कार्ड इनको मिल गया था इनिशियली तो ये आर्ग्यू कर रहे थे अंपायर के साथ
और उनको बार बार इशारा कर रहे थे कि आप VAR पे चेक करें, VAR पे चेक करें। जब VAR से भी फैसला आ गया कि आप रेड कार्ड ही डिज़र्व करते थे, तो जाते जाते इन्होंने रेफरीज को एब्यूज़ किया, ऑन फील्ड अंपायर को भी एब्यूज़ किया। जब टनल से होके जा रहे थे तो मैच ऑफिशियल को भी एब्यूज़ किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर। अच्छा, मुझे वैसे लगता है उस मैच में देखते हुए कि पता नहीं क्यों, मैं गलत हूँ, लेकिन कि जानबूझ के इन्होंने वो हरकत की थी। शायद छुट्टी चाह रहे थे, खेलना नहीं चाह रहे थे अगले मैचेस में, क्योंकि साफ पता चल रहा था फुटबॉल उस खिलाड़ी के पास अभी पहुंच भी नहीं रहा था और वहाँ पे गोलकीपर और ये थे, अगर थोड़ा सा और डैमेज कर सकते थे, उसको रोक सकते थे किसी और तरीके से, लेकिन उन्होंने फुटबॉल की तरफ जाने के बजाय उस खिलाड़ी को जो है वो नीचे गिराया। और उसके बाद उनके एटीट्यूड से पता चल गया कि उनको खुद मालूम पड़ गया था कि उनको अब कार्ड मिलने वाला है। एनीवेज, भारी जुर्माना हो गया है। लेट्स सी आगे जो है वो इसका लिवरपूल को कितना खमियाजा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट खबर आपके सामने है। मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंडर राफेल वारेन विल स्पेंड अ फ्यू वीक्स आउट इंजर्ड। ये यूनाइटेड के पहले ही बहुत हालात ख़राब थे अफरीदी, और यहाँ पर जो है वो एक और बुरी खबर उनके लिए। जी बिल्कुल, उनके जो मसले हैं वो उसमें इजाफा ही होता जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये एक और इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी है कि एक और डिफेंडर ऑलरेडी शॉर्ट थे ऑन डिफेंसिव साइड। मार्को कोरिया की लोन डील के बारे में चेल्सी के साथ इनकी बातचीत चल रही है, वो फाइनलाइज हो भी जाएगी, लेकिन उससे पहले एक ऑलरेडी डिफेंडर जख्मी होकर बाहर हो गया है। तो एरिक टेन हैग के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो और भी बढ़ती जा रही हैं। उम्मीद है कि ये मुझे लगता है रोनाल्डो के फैंस की बदुआ लगी है एरिक टेन हैग को, क्योंकि उनको इतने बड़े, मैं अभी भी कहता हूँ, इतने बड़े लेजेंड को इस तरह से टीम से निकालना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। और जिस तरह से उन्होंने मसाइल, अगर आप जाने उनको नहीं भी रखना चाहते थे अपनी प्लेइंग 11 में, तो आप एक अच्छे तरीके से एक फेयरवेल करके उनको जो है वो टीम से रुखसत करते। आपकी टीम के लिए उनकी बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो ईगो है वो आपको ज़रूर जो है वो आपके सामने आती है, और कुछ ऐसा ही हुआ है एरिक टेन हैग के साथ। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट खबर है लियोनेल मेसी के बारे में। अच्छा जी, लियोनेल मेसी कुछ ऐसा खेल जाते हैं कि रोनाल्डो के फैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ये उन्होंने ट्रोल, काइंड ऑफ ट्रोल है। उन्होंने कहा है कि जो है फुटबॉल अब जो है उन्होंने उसमें रोबोट लगा दिया है जब मेसी के लिए स्पेशली, ताकि मेसी जो है उनके जो पासेस हैं अफरीदी वो हो सके, उनके असिस्ट ईजी हो सके, और वो जो बाहर जाती हुई गेंद है वो भी उनका असिस्ट बन जाए। तो इस तरह की कुछ उन्होंने बात की है। तो ये क्या कहेंगे आप इस बारे में? वैसे तो इसको दोनों एंगल से देखा जा सकता है कि रोनाल्डो के फैन ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड पे देखा जाए तो ये एक तरह से प्रेज है कि आप कह रहे हैं कि मेसी उस लेवल पे पहुंच गया है कि ऐसा लगता है जैसे रिमोट कंट्रोल से कोई कंट्रोल करा हो। जैसे ये असिस्ट जो है जो इंटर मियामी के अभी रिसेंट मैच में मेसी ने क्रिएट किया है, वो गोल एक्चुअली तो मेसी ने गोल कर दिया था उसके बाद, लेकिन उन्होंने जो पास खिलाया अपने अटैकर को वो अनबिलीवेबल लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। खास करके नेकेड आई पे फर्स्ट टाइम आप देखो तो आप कहते हो कि ये बीच में से इतने 3-4 खिलाड़ियों के बीच में से कैसे निकल गया, लेकिन आप जब रिप्लेस में बार बार देखते हो तो तब अंदाज़ा होता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेसी ही कर सकता है, और बाकी आप इसको सिर्फ तारीफ ही कर सकते हैं। बिल्कुल हार्ड टू बिलीव, और इसीलिए उन्होंने भी कहा है कि ये अब शायद रिमोट कंट्रोल यूज़ करना शुरू हो गया, लेकिन ये भी एक प्रेस ही है लियोनेल मेसी के लिए। ये आज की कुछ अहम खबरें थी, कुछ मैचेस से जो हमने आपके साथ शेयर किए। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। आप प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं हमारी वेबसाइट fastsports.tv और हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट स्पोर्ट्स पीके पे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।